ऑल ऑफ यू, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकाई 1 का सत्र 5 जो हमारा हो गया था। आज अपन डिस्कस करेंगे सत्र 6, जिसमें अपन बात करेंगे झरबेरा की खेती। ठीक है ना। तो बच्चों, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर लें ताकि आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो सके। चलिए डिस्कस करते हैं आज का सत्र 6। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, झरबेरा की वाणिज्यिक प्रवर्धन की प्रक्रिया लिखिए। वाणिज्यिक प्रवर्धन होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वाणिज्यिक प्रवर्धन वह प्रवर्धन है जिसमें हम अपने झरबेरा के प्लांट को एक वैसे ही नया पौधा किस तरीके से तैयार करते हैं। या तो आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं बीज द्वारा, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है वानस्पतिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें अपन उस पौधे की कोई एक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलम से नया पौधा जनरेट कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? वानस्पतिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रवर्धन। तो ठीक इसी तरह झरबेरा को वानस्पतिक तरीके से प्रवर्धित किया जाता है। इसको पढ़ लेते हैं। झरबेरा के फैलाव वानस्पतिक रूप से गुच्छों और कलमों के विभाजन के माध्यम से किया जाता है। इसमें लिखा है ना, वानस्पतिक रूप से, जो कि माइक्रो प्रोपगेशन अथवा सूक्ष्म प्रवर्धन के साथ साथ होता है। यह सितंबर की शुरुआत में पहाड़ियों पर और मैदानी इलाकों में जून जुलाई उपोष्णकटिबंधीय मौसम या जलवायु में लगाया जाता है। ठीक है ना। मैदानी इलाके में कब लगता है? जून जुलाई, यानी बरसात शुरू होते समय लगता है। गुच्छों को उखाड़ लिया जाता है। ठीक है ना। इसके गुच्छे होते हैं जो, उसको उखाड़ लिया जाता है नीचे से और छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है और इसे छोटे छोटे इकाइयों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, विभाजित कर लिया जाता है, वितरित कर लिया जाता है, जिसमें केंद्रीय बिंदु बरकरार रहता है। केंद्रीय बिंदु क्या होता है? जिस सेंटर पॉइंट से आपका पौधा जनरेट होना है वो उसमें होना बहुत ज़रूरी है उन गुच्छों में। ठीक है ना। पत्तियों की छटनी की जाती है। अब जो लीव्स होती हैं उसको अलग किया जाता है, क्योंकि लीव्स ही से तो वो पूरा प्लांट होता है, उसमें थोड़ी ना कोई टहनी वगैरह होती है ज़्यादा, है ना। स्टेम नहीं होता है, उसमें लीव्स ज़्यादा होती हैं। पूरे जुरमुट को 0.2% कैप्टान के साथ उपचारित किया जाता है। फिर उसे, जुरमुट क्या है, उसी गुच्छे को कैप्टान एक फंजीसाइड है उसके साथ उपचारित किया जाता है ना, पपूदनाशी है तो उपचारित किया जाता है। झुरमुट के विभाजन को तब 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80% से अधिक RH वाले फिल्टर किए गए स्थान पर कीटाणु रहित माध्यम में मध्य बिंदु को पूरी तरह से ढककर उसके बाद पानी देकर लगाया जाता है। बात समझ में आई? जहां टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस हो। RH, RH क्या होता? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी सापेक्ष आर्द्रता, जहाँ कितनी हो? 80 हो। ऐसे स्थान पर लगा देते हैं और ढक देते हैं मिट्टी से और पानी देते हैं। ठीक है ना। जैसे आमतौर पर अपन लगाते हैं उसी तरह से लगा देते हैं। ठीक है ना। इन्हें स्थापित होने में 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता है। ठीक है ना। कितना समय लग जाता है? 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता है, मतलब अंकुरण होने में। जब फूल आने लगते हैं तो पहले फूल को काट देना चाहिए। ठीक है ना। फूल आते हैं तो फर्स्ट फूल को काट देते हैं ताकि आपका प्लांट थोड़ा डेवलप हो जाए। ठीक है। सितंबर माह में लगाए गए पौधे सकर्स में फरवरी से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। कब? जब आप सितंबर में लगाते हो तो आपका कब? सितंबर में लगाओगे तो फरवरी में इसके फूल पाओगे। ठीक है ना। ठीक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में अपना प्लांट विकास करता है, उसके बाद फूल देना स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट फूल को अपन तोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दिखाया गया है आपको, ये आपका झरबेरा का प्लांट है। ठीक है ना। ये आपकी इसकी लीफ है, ये झुरमुट है। इसको अलग किया जाता है और कैप्टान में से उपचारित किया जाता है। आप देख सकते हैं ये पानी में डुबो रहे हैं, उपचारित कर रहे हैं। फिर इसको, इसकी लीव्स को देख सकते हैं। फिर इसको इस टाइप से लगा दिया जाता है मिट्टी में, इसके झुरमुट को नीचे वाले को, तो ये उगना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है। और ये सितंबर में लगाएं अगर तो फरवरी में फूल देना स्टार्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं अपन। झरबेरा रोपण के लिए क्यारी कैसे तैयार की जाती है? अब क्यारी तैयार कैसे की जाती है, क्वेश्चन ये बोल रहा है सीड प्रिपरेशन। ठीक है ना। सीड बेड प्रिपरेशन। सीड बेड प्रिपरेशन करने के लिए आमतौर पर जो अपन करते हैं, एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, रोपण के लिए मिट्टी को गहरी जुताई, बहुवर्षीय खरपतवारों के रूट स्टॉक, साथ साथ अन्य कठोर बाहरी सामग्री, लकड़ी टुकड़े, पत्थर, ईंट, प्लास्टिक के टुकड़े निकालकर पूरी तरह चूरा बना लिया जाना चाहिए और फिर ठीक से समतल किया जाना चाहिए। पाइथोपथेरा और अन्य जड़ को सड़न वाले कवक के खतरे से बचाने के लिए रोपण से पहले मिट्टी को कीटाणु रहित करना बुद्धिमानी होगा। मिट्टी को काली पॉलीथीन फिल्म से 6 से 8 सप्ताह तक ढककर सौरीकरण किया जा सकता है ताकि सौर ताप उत्पन्न हो और हानिकारक कवक के
सारे जीवाणु, हानिकारक कवक के सभी जीवाणु मर जाएं। आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, गहरी जुताई। उसके बाद रूट स्टॉक जो खरपतवारों के हैं पिछली फसलों को, उसको अच्छी तरह से लकड़ी वगैरह को पीस देना है, मतलब इतना उसको अलग करके उसमें फैला देना है। कठोर जो होते हैं उसको तोड़ तोड़ के उसमें मिक्स चूरा बना के डाल देना है, ताकि उसका क्या बन जाए, खाद बन जाए, ठीक है ना। और समतल कर देना है। जड़ों में लगने वाले कवक से बचने के लिए कीटाणु रहित मिट्टी को करना बहुत जरूरी है। वहाँ क्या करेंगे अपन, एक कीटाणुनाशक को मिला देंगे। जैसे बहुत सारे कीटाणुनाशक होते हैं, है ना, कवकनाशक होते हैं, और आपके कवकनाशक बहुत सारे हैं, कीटाणुनाशक है, तो उनको आप मिला दें ताकि आपकी मिट्टी एकदम सही हो जाए, कोई उसमें रोग कीट वगैरह ना रहे। फिर पॉलीथीन से क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं। और सौरीकरण का मतलब क्या है, सूर्य की उसमें रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ने देते हैं, ताकि क्या होता है, हानिकारक कवक और जीवाणु मर जाएं, ठीक है ना। अगर आप मिट्टी का उपचार करते हैं तो फिर इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं करते हैं तो ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस तरह से आप अपनी सीड बेड रेडी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये मिट्टी समतल कर ली गई है, यहाँ पौध लगाया गया है, ये दूरी रखते हैं, ठीक है ना। इसमें जरबेरा में ये दूरी रखते हैं कहीं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। जरबेरा में मुड़ी हुई गर्दन क्या है? मुड़ी हुई गर्दन, स्टेम ब्रेक। मुड़ी हुई गर्दन क्या होती है? कोई फूल मुरझा जाना, है ना। लेकिन इसमें एक ये विकार है जरबेरा में कि इसकी गर्दन मुड़ जाती है और फ्लावर क्या होता है, डाउन हो जाता है, नीचे की ओर झुक जाता है। इसको एक बार देख लेते हैं। इट इज़ अ कॉमन पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर। ये क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक है ना, डिसऑर्डर है, विकार है। इन कट जरबेरा कॉमन विकार है, ठीक है ना। पोस्ट हार्वेस्ट यानी कटाई से पहले ये कॉमन डिसऑर्डर है, कॉमन विकार है। दिस इज मेनली कॉज्ड बाई वाटर imbalance. It could be ethylene controlled and associated with early senescence caused by water stress, ठीक है ना। ये ज़्यादातर कैसे होता है, वाटर स्ट्रेस, वाटर का इम्बैलेंस या अनबैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से इम्बैलेंस होने से वाटर क्या होता है, स्टेम ब्रेक ऑफ झरबेरा, स्टेम ब्रेक हो जाता है। ये आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, आपको मैं बता दूँ, ये देखें, मिडिल पोर्शन क्या होता है, झुक जाता है। मेजर कॉज बाई वाटर इम्बैलेंस, वाटर की इम्बैलेंस के कारण अनबैलेंस, जो वाटर का बैलेंस डगमगा जाता है, कम होना ज़्यादा होना, उस वजह से क्या होता है, मुड़ी हुई गर्दन। ये डिसऑर्डर स्टार्ट होता है जरबेरा में ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बैक्टीरिया। वाटर अपटेक इज नॉट प्रॉपर, वाटर का अपटेक प्रॉपर ना होना, बैक्टीरिया ब्लॉकेज, बैक्टीरिया का क्या होना, ब्लॉकेज होना, ठीक है। इससे क्या होता है, जरबेरा में फिजिकल डिसऑर्डर, शारीरिक विकार हो जाता है, वाटर के इम्बैलेंस से और बैक्टीरिया का ब्लॉकेज होने से वाटर अपटेक नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, ये शारीरिक विकार हो जाता है। इसके रोकने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के लिए देख लें एक बार। प्री ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट, इससे क्या करेंगे, पहले इसका ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार कर देंगे, तब ये कंट्रोल होगा। हैंडलिंग एंड स्टेम सच अ वे दैट वाटर कुड इंटर इनटू ग्रेविटी ऑफ स्टेम, ठीक है ना, ताकि क्या हो, हैंडलिंग कर देंगे, मतलब हाथ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देंगे जिससे इसका वाटर नीचे तक पहुंच जाए आसानी से स्टेम तक, ठीक है ना। आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, इसका कन्वर्जन है, चूँकि ये इसका आंसर आपका दिया नहीं गया है, तो इसका कन्वर्जन किया गया है, इंग्लिश में था तो उसको कन्वर्ट किया गया है। आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ लें, वही चीज़ लिखी है जो मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। ओके साथियों, आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट जो इकाई 2 अपन रेगुलर करेंगे। आप पिछली सारी वीडियोस आप देख लें, ताकि आपको सभी चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।